सभी साथियों को नमस्कार। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 20 अंक के होंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरुआत करें आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा है। मतलब बुद्धि के विषय में वर्तमान की अवधारणा क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मस्तिष्क में तर्क करने का गुण। ऑप्शन बी है अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता। ऑप्शन सी है जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। और ऑप्शन डी में है नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो बुद्धि की आधुनिक जो अवधारणा है, बुद्धि की आधुनिक अवधारणा के अनुसार बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। मतलब बुद्धि का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। मतलब व्यवहारिक बुद्धि का क्या अर्थ नहीं होता है वो अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ऑप्शन बी है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। ऑप्शन सी है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन डी है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए में दे रखा है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, यह भी व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है। ऑप्शन बी में दे रखा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, यह भी व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है। और ऑप्शन डी में दे रखा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, तो यह भी व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये इसका अभिप्राय नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के दिए गए आरेखीय चित्र में ए है। देखो, अभिप्रेरणा से संबंधित एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में जो खाली स्थान की जगह ए लिखा हुआ है वहां पे क्या आएगा? ए के स्थान पे क्या आएगा? तो पहले डायग्राम को देखते हैं। तो अभिप्रेरणा का चक्र है। इसमें देखो सबसे पहले आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। उसके बाद अंतर्नोद, उसके बाद उद्वेलन, उसके बाद में ए दे रखा है जो कि हमें बताना है कि ए के स्थान पे क्या आएगा। फिर उसके बाद में है उपलब्धि और उसके बाद में है उद्वेलन की कमी। तो ए यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणात्मक चक्र के ये चरण दे रखे है ना। आवश्यकता पहला चरण, फिर अंतर्नोद, फिर उद्वेलन, फिर आएगा ए। तो यहाँ पे देखना कौन सा आएगा, फिर उपलब्धि और फिर उद्वेलन की कमी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है लक्ष्य, ऑप्शन सी है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार और ऑप्शन डी में प्रतिक्रिया निर्माण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। तो ए की जगह क्या आएगा? लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार आएगा। आगे बात समझ में? तो चरण क्या हो जाएंगे? चरण हो जाएगा आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्वेलन, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, उपलब्धि और उद्वेलन की कमी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, क्रोध प्रबंधन संबंधी दिए गए बिंदुओं में से कौन सा या कौन से सही है। मतलब क्रोध का प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना चाहिए, इसके संबंध में कुछ बिंदु दे रखे हैं। उनमें से कौन सा बिंदु सही है या कौन से सही है। तो सबसे पहले अपन बिंदु की बात करते हैं। पहला बिंदु दे रखा है अपने विचारों की शक्ति को पहचाने, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है जान लीजिए कि आप अकेले आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन 3 नंबर पर है क्रोध के नियंत्रण के लिए अपने भीतर झांकिए न कि बाहर। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए में है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में है केवल 3 सही है,
ऑप्शन सी में 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी में 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। मतलब क्रोध का प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों की शक्ति को पहचानना चाहिए। फिर 2 नंबर में दे रखा, जान लीजिए कि आप अकेले आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। फिर है क्रोध के नियंत्रण के लिए अपने भीतर झांकिए न कि बाहर। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने 5वां प्रश्न है, दिए गए अधिगम के प्रकारों में से उस कूट को पहचानिए जिसमें दिए गए प्रकार अधिगम के प्रकार है। मतलब अधिगम के कुछ प्रकार दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4 में। अब कूट की पहचान करनी है जिसमें दिए गए प्रकार है वो सभी अधिगम के ही प्रकार है। तो पहला है प्रेक्षणात्मक अधिगम, दूसरा संज्ञानात्मक अधिगम, तीसरा है वाचिक अधिगम और चौथा है कौशल अधिगम। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1 एवं 3, ऑप्शन सी में 1, 3 एवं 4, ऑप्शन डी में 1, 2, 3 एवं 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4। मतलब ये सभी के सभी अधिगम के प्रकार है। प्रेक्षणात्मक अधिगम एक प्रकार का अधिगम होता है, संज्ञानात्मक अधिगम एक प्रकार का अधिगम होता है, वाचिक अधिगम एक प्रकार का अधिगम होता है और कौशल अधिगम एक प्रकार का अधिगम होता है। मतलब ये सारे के सारे अधिगम के ही प्रकार है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प कौशल अधिगम के चरणों से संबंधित है। मतलब एक अधिगम का प्रकार है कौशल, है ना, कौशल अधिगम। जैसे संज्ञानात्मक अधिगम होता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, वैसे ही एक कौशल अधिगम भी होता है। इसके कौन से चरण है वो अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक साहचर्यात्मक, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक स्वायत्त, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक साहचर्यात्मक स्वायत्त, ऑप्शन डी में है साहचर्यात्मक स्वायत्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक साहचर्यात्मक और स्वायत्त। मतलब ये 3 प्रकार के चरण होते हैं किसके? कौशल अधिगम के। किसके? कौशल अधिगम के 3 प्रकार के चरण होते हैं। पहला संज्ञानात्मक, 1 नंबर पे संज्ञानात्मक आएगा, 2 नंबर पे साहचर्यात्मक आएगा और 3 नंबर पे स्वायत्त आएगा। तो ये तीनों ही जो चरण है वो कौशल अधिगम के क्या है? चरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। मतलब लघु पदों का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है रेखीय अभिक्रमित, ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रमित, ऑप्शन सी अवरोह अभिक्रमित और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए रेखीय अभिक्रमित। मतलब जो रेखीय अभिक्रम होता है ना, उसमें जो पाठ्य सामग्री होती है उसको छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है और एक पद सीखने के बाद अगले पद पर बढ़ा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। मतलब ये किसने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है एटकिंसन, ऑप्शन डी है जेम्स ड्रेवर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी रॉस। रॉस का कथन है, किसका कथन है? रॉस के अनुसार है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर एक निश्चित टाइम टेबल के तहत 3rd ग्रेड भर्ती से संबंधित जितने भी विषय है उनके क्विज है वो हर रोज आपको मिलते हैं। तो क्विज में भी आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं साइकोलॉजी के। तो वो क्वेश्चन अटेंड करके आप अपनी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी को जांच सकते हो और यदि कमजोरी है तो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है
वंश परंपरा के अनुसार यदि माता पिता बुद्धिमान होते हैं तो उनके बच्चे ऑप्शन ए बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि होते हैं, ऑप्शन सी मंद बुद्धि होते हैं, ऑप्शन डी अल्प बुद्धि होते हैं। वंश परंपरा के अनुसार, किसके अनुसार बात कर रहा है? वंश परंपरा के अनुसार। वंश परंपरा के अनुसार यदि माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे कैसे होंगे? भाई वंश परंपरा, यदि माता पिता बुद्धिमान है तो वंश परंपरा के अनुसार बच्चे भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। बच्चे भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि प्रश्न में शर्त दे रहा है वंश परंपरा के अनुसार, है ना। तो वंश परंपरा के अनुसार यदि माता पिता बुद्धिमान है तो वही वंश परंपरा आगे चलेगी, तो बच्चे भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। मतलब आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है 2009, उसके अनुसार एक सप्ताह में शिक्षकों को विद्यालय में कितने घंटे का कार्य है वो घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए है 40 घंटे, ऑप्शन बी 42 घंटे, ऑप्शन सी 45 घंटे, ऑप्शन डी 48 घंटे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 45 घंटे, है ना। एक सप्ताह में कितने कार्य घंटे हैं? 45 घंटे। कितने? 45 घंटे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।